हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन। हाँ, इसमें जो 5 नंबर का लेक्चर मैंने बच्चों आपके पास डाला था और उसके बाद में 3-4 दिन निकल गए, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब मैं आपके पास ये लगातार लेक्चर या जो वीडियोज़ हैं मैं पहुँचाता रहूँगा। आज अपना टॉपिक, इससे पहले अपन ने पढ़ा था एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। एंजाइम उत्प्रेरण में मैंने आपको तालाचाबी सिद्धांत के बारे में प्रत्येक चीज बता दी थी। कैसे किस प्रकार से एंजाइम क्रियाधार के साथ क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं और वो एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में कन्वर्ट होता है और फिर वहां एंजाइम अलग और उत्पाद अलग। तो ये प्रोसीजर 3 चरणों में हो रहा था, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज अपन पढ़ेंगे जियोलाइट या वर्णात्मक उत्प्रेरण के बारे में। किसके बारे में? जियोलाइट। जियोलाइट कहें या वर्णात्मक उत्प्रेरण। जियोलाइट या वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं? जियोलाइट या फिर इनको वर्णात्मक उत्प्रेरक अपन क्यों कहते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। इनको जियोलाइट उत्प्रेरण भी कहेंगे और या फिर अपन कहेंगे इसको वर्णात्मक उत्प्रेरण। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं जियोलाइट क्या होते हैं। ये अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं और इनका सामान्य सूत्र MnAlO2 का X SiO2 का Y और ये Z और MH2, ये इनका क्या होता है? एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर हुई बात सभी को? तो ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र ये होता है। अब देखो, ये अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं और इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं। तो ये कह रहा हूं मैं, इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं। तो देखो, मैं बताऊं, सिलिकॉन परमाणु का आकार कुछ क्या होता है? बड़ा। एल्यूमिनियम परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा। एल्यूमिनियम परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा। इस कारण इनमें क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र। तभी तो कहा ना, ये अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, अर्थात इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें सूक्ष्म छिद्रित बन जाते हैं। यदि इन सूक्ष्म छिद्रों में जल के अणु आ जाए तो ऐसे जियोलाइट को अपन कहते हैं जलयोजित जियोलाइट। कौन से जियोलाइट? जलयोजित जियोलाइट। जलयोजित जियोलाइट। और इन जलयोजित जियोलाइट का जो यूज है या जो इनका अनुप्रयोग है वो कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। मृदु बनाने में किया जाता है। ये चीज आप सभी को क्लियर रहनी चाहिए, सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। जो जलयोजित जियोलाइट होते हैं उनका प्रयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। क्लियर हुई? जब इन जियोलाइट को अपन गर्म करें, जब इन्हीं जियोलाइट को अपन क्या करें? गर्म करें, तो ये जल के अणु को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। जियोलाइटों को गर्म करने पर ये जल के अणुओं को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं।
इनको गर्म करने पर जल के अणुओं का निष्कासन कर देते हैं। देखो, जल के अणुओं का क्या कर देते हैं? निष्कासन। अब इन जियोलाइट में जो अभिकारक के अणु हैं वो आ जाएंगे और किस में बदलेंगे? उत्पाद में बदलेंगे। ऐसा उदाहरण है, जैसे एक है ZSM5 नामक जियोलाइट है। यह एल्कोहल को गैसोलीन में बदलता है। यह एल्कोहल को किस में बदलता है? गैसोलीन। और ये जो गैसोलीन है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन। और इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ZSM5 नामक जियोलाइट में एल्कोहल के अणुओं का निर्जलीकरण होता है। क्या होता है इसमें? एल्कोहल के अणुओं का, या फिर मैं कहूं एल्कोहल का क्या होता है? निर्जलीकरण। और क्या प्राप्त होता है अपने को? हाइड्रोकार्बन। क्या प्राप्त होता है अपने को? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और वही हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उन्हीं में क्या रहता है? गैसोलीन रहता है। क्लियर हुई ये बात भी सभी को? हाँ, जियोलाइट में वही अणु आएंगे जिन अणुओं का आकार, इनके जो छिद्र होते हैं उनके आकार के क्या होता है? समान। इस कारण इनको अपन क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अपन वर्णात्मक उत्प्रेरक। और ये जिन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, तो वो जो प्रोसीजर होती है, जो क्रियाविधि है, जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है? वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। तो एक सिंपल सी बात है, जियोलाइटों को वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्यों कहते हैं? अपने को ऐसे पूछ ले तो जियोलाइटों को वर्णात्मक उत्प्रेरक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें वे ही अभिकारक अणु क्रिया करेंगे, वे ही उत्पाद में बदलेंगे जिनका आकार इनके छिद्रों के आकार के क्या होता है? समान होता है। या फिर छिद्रों के आकार से जिनका बड़ा होता है अभिकारक अणुओं का आकार, उनको ये उत्पाद में नहीं बदल सकते, उन अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित नहीं कर सकते। इस कारण इनको क्या कहते हैं अपन? वर्णात्मक उत्प्रेरक। ZSM5 नामक जियोलाइट है, एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करता है। हाइड्रोकार्बन है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये क्या करता है? जियोलाइटों के जो कोटर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनमें क्या होता है? एल्कोहल का निर्जलीकरण और हाइड्रोकार्बन, ये जो गैसोलीन है, वो अपने को क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ये किसके बारे में बात करी अपन ने? ये बात करी अपन ने जियोलाइट के बारे में। जैसे एक परम्यूटेट जियोलाइट है, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे इरियोनाइट भी है, परम्यूटेट की बात कर सकते हैं, या फिर अपन किसकी बात कर सकते हैं? इरियोनाइट की बात कर सकते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी जियोलाइट का ही एग्जाम्पल है। तो इतनी बातों के बारे में अपने को क्या रखना है? इनका ध्यान रखना है। तो इसका सूत्र होता है Na2Al2Si2O8.XH2। ये जो परम्यूटेट होता है उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इरियोनाइट है एक, अन्य जियोलाइट का क्या है? एग्जाम्पल है। तो इनका अपने को क्या रखना है? सभी का ध्यान रखना है। ये बात हुई अपनी किसकी? जियोलाइट की। क्लियर होनी चाहिए ये चीज सभी को। तो जियोलाइट अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। सामान्य फॉर्मूला ये होता है, इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें क्या रह जाते हैं? सूक्ष्म छिद्रित। यदि इन छिद्रों में जल आ जाए तो ऐसे जियोलाइटों को जलयोजित जियोलाइट कहेंगे। इनका यूज कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। यदि जियोलाइटों को अपन गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का निष्कासन हो जाता है और वहां पर छिद्र अथवा कोटर बन जाते हैं, और उन कोटरों में वही अणु आकर के क्रिया करेंगे जिनका आकार उन छिद्रों के क्या होता है? समान होता है। अतः इस कारण इनको क्या कहते हैं अपन? सिलेक्टिव कैटलिस्ट या वर्णात्मक उत्प्रेरक इनको कहते हैं। ऐसा एग्जांपल ZSM5 नामक जियोलाइट एल्कोहल को गैसोलीन में बदलता है, क्योंकि जियोलाइट के कोटरों में एल्कोहल के अणुओं का क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? गैसोलीन। एग्जाम्पल परम्यूटेट, फॉर्मूला और इरियोनाइट। क्लियर है ये बात सभी को? अब चलते हैं अपन आगे। अब पढ़ेंगे अपन कोलाइड के बारे में।
अब अपना टॉपिक रहेगा कोलाइड। कोलोइड। देखो सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को जांतव झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर जांतव झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर दो भागों में बांटा। एक पदार्थ थे क्रिस्टलाइड और एक पदार्थ थे कोलाइड। तो जांतव झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर दो भागों में बांटा पदार्थों को। एक तो कौन से थे, क्रिस्टलॉइड थे, और एक पदार्थ कौन से थे, एक पदार्थ थे कोलोइड। तो पदार्थों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। किस आधार पर, जांतव झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर। जैसे इसमें अपन शर्करा का विलयन ले सकते हैं, NaCl का अपन जलीय विलयन ले सकते हैं, या फिर इधर ले सकते हैं अपन स्टार्च ले सकते हैं, जिलेटिन ले सकते हैं, या फिर मैं कहूं गोंद ले सकते हैं। तो मैंने कहा थॉमस ग्राहम ने सर्वप्रथम पदार्थों को दो भागों में बांटा। किस आधार पर, जांतव झिल्ली से गुजरने के आधार पर। क्लियर, जांतव झिल्ली से गुजरने के, जो जांतव झिल्ली से गुजर जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, उनको कहा क्रिस्टलॉइड। किसको, जो जांतव झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं उनको क्या कहा, क्रिस्टलॉइड। और जो जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं होते उन्हें कहा कोलोइड। तो ये क्या होते हैं, ये जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं होते। जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं, जबकि ये जांतव झिल्ली से विस्तृत क्या हो जाते हैं, ये जांतव झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं। तो ये इन्होंने सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में बांटा जांतव झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर। एक नाम दिया क्रिस्टलॉइड, ये जांतव झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं, और ये एक दूसरा नाम दिया कोलाइड, ये जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं। लेकिन इनका जो वर्गीकरण था वो पूर्ण रूप से सही नहीं था। तो ये वर्गीकरण पूरा सही नहीं था या पूर्ण रूप से सही नहीं था। देखो, एक ही पदार्थ अलग अलग विलायकों में एक जगह तो कोलाइड की तरह व्यवहार कर रहा है और दूसरी जगह वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे NaCl का जलीय विलयन, कौन सा विलयन ले रहा हूं मैं, NaCl का जलीय विलयन है। और एक अपन लेते हैं NaCl का बेंजीन में विलयन। तो देखो, एक बार तो अपन ने किस में लिया है, इसका जल में विलयन लिया है, और दूसरी बार अपन ने इसका विलयन किस में लिया है, बेंजीन में ले लिया। तो ये जो अपन पहला जो जल में ले रहे हैं, इसका ये व्यवहार करता है क्रिस्टलॉइड की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है, ये क्रिस्टलॉइड की तरह। और यह व्यवहार किसकी तरह करता है, ये व्यवहार करता है कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। तो एक ही पदार्थ जो है वो भिन्न भिन्न विलयनों में एक जगह कोलोइड की तरह व्यवहार कर रहा है, एक जगह क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार अपन साबुन का जलीय विलयन लेकर के कर सकते हैं। जैसे अपन साबुन का क्या लें, जलीय विलयन। साबुन का जलीय विलयन कोलाइड होता है। साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है, कोलाइड। और यदि इसका विलयन अपन एल्कोहल में ले, इसका एल्कोहलिक विलयन ले, इसका एल्कोहलिक विलयन होता है क्रिस्टलॉइड। तो यहां पर यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से सही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न विलायकों में अगर उसको लें
तो वो क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार कर सकता है और कोलॉइड की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो फिर कोलॉइड की क्या दी, आधुनिक परिभाषा दी, जिसमें यह बताया कोलॉइड है वो किसी पदार्थ का नाम नहीं है, कोलॉइड एक अवस्था का नाम है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब मैं यहां से इसको हटाता हूं और फिर आगे अपन देखते हैं। तो फिर क्या कहा कि कोलॉइड किसी पदार्थ का नाम नहीं है, पदार्थ की क्या है, अवस्था का नाम है, जिसमें कणों के आकार की रेंज बताई जाती है। तो कोलॉइड क्या है, कोलॉइड एक अवस्था का नाम है, अवस्था का नाम है। यानी कोलॉइड कोई पदार्थ नहीं होता है, यह पदार्थ की एक अवस्था का नाम होता है, जिसमें कणों का आकार 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। तो ये कणों का आकार, इसमें ये नाम दिया गया। कोलॉइड क्या है, कोलॉइड पदार्थ का नाम नहीं होकर एक पदार्थ की अवस्था का नाम है, जिसमें कणों का आकार 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो ये बात बताई गई कोलॉइड की। अब देखो यहां पर अपन 3 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलॉइडी विलयन और एक होता है निलंबन। किस आधार पर? कणों के विलय के कणों के आकार के आधार पर। कितने प्रकार के विलयन बनते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है वास्तविक विलयन, जिसमें कणों का आकार होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा। एक होता है कोलॉइडी विलयन, जिसमें कणों का आकार होता है 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 तक होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5, क्योंकि जो मान कम है वो क्या है, ज्यादा, ये छोटा मान है, ये क्या है, कुछ बड़ा मान है। और जब कणों का आकार 10 की पावर -5 से बड़ा हो, कणों का आकार इससे क्या हो, बड़ा, तब जो विलयन बनेगा उसको कहते हैं अपन निलंबन। क्या कहते हैं उसको? निलंबन। तो कणों के आकार के आधार पर कितने प्रकार के बताए हैं यहां पर? कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के विलयन अपने को बताए गए हैं। ये चीज आप सभी को क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इन 3 विलयनों के बारे में। तो अपन बात करते हैं गुण। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन। ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं कणों के आकार के आधार पर। तो अपन इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके अपन पढ़ते हैं प्रकृति। इनकी प्रकृति क्या होती है? वास्तविक विलयन हमेशा कौन सी प्रकृति का? समांगी प्रकृति का होता है। कोलॉइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान रखना, विषमांगी। कैसे होते हैं? विषमांगी। और ये भी कैसे होते हैं? विषमांगी। जानते हो ना समांगी और विषमांगी, जिसमें प्रावस्था एक ही पाई जाती है, समांगी, और संगठन प्रत्येक जगह समान। विषमांगी में प्रावस्था एक से क्या पाई जाएगी? अधिक पाई जाएगी। अब अपन मैं बात कर रहा हूं प्रावस्था। तो समांगी में तो एक ही प्रावस्था, यहां पर कम से कम क्या पाई जाएगी? 2। यहां पर भी कम से कम कितनी प्रावस्थाएं पाई जाएगी? 2 प्रावस्थाएं पाई जाएगी। तीसरी बात करूं मैं कणों का आकार। कणों का आकार देखो, वास्तविक विलयन में कणों का आकार होता है 10 की पावर -7 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा। 10 की पावर -7 नैनोमीटर से भी क्या रहता है? कणों का आकार क्या रहता है यहां पर? छोटा। यहां पर 10 की पावर -5 नैनोमीटर से क्या रहता है? कणों का आकार क्या रहता है? बड़ा। इसको ऐसे लिखें, छोटा।
इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसको इस प्रकार से अपन लिखेंगे। जो वास्तविक विलयन होता है उसमें कणों का आकार ये रहता है, कणों का आकार से ये बड़ा है, मतलब 10 की पावर -7 से कणों का आकार क्या हो गया, छोटा। और यहाँ पर कणों का आकार 10 की पावर -5 से क्या है, बड़ा। यहाँ पर कणों का आकार रहता है 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर किसमें है ये मान, सेंटीमीटर में। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन बात करते हैं दृश्यता। देखो दृश्यता का मतलब ये है, इन्हें तो साधारण फिल्टर पेपर से भी देखा जा सकता है, सॉरी नग्न आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं, नग्न आंखों से इन्हें देखा जा सकता है साधारण फिल्टर पेपर से। और इन्हें सूक्ष्मदर्शी, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी ये जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। साधारण फिल्टर पेपर से या फिर मैं कहूं सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। देखो कणों का आकार यहां पर क्या है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी छोटा, कण बहुत छोटे हैं, इस कारण अपने को ये सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते। किसकी सहायता से नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी, सूक्ष्मदर्शी से भी अपने को ये दिखाई नहीं देते हैं। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। देखो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, वास्तविक विलयन के जो कण हैं, वास्तविक विलयन के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या रहेगा, नगण्य रहेगा, बहुत ही कम। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या रहेगा, नगण्य। यहां पर भी क्या रहेगा, ये बहुत ही कम, या फिर मैं कहूं नगण्य। यहां पर क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या रहेगा, प्रभावी होगा। ये निलंबन के जो कण हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करें अधिशोषण क्षमता की। देखो अधिशोषण क्षमता होती है कोलाइडी कणों की सर्वाधिक। कौन से कणों की होती है सर्वाधिक, कोलाइडी कणों की अधिशोषण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और बाकी चाहे वास्तविक विलयन के कण हो, चाहे किसके कण हो, निलंबन के कण हो, इनकी क्या होती है, बहुत ही कम। इनकी कम बोल सकते हैं, या फिर क्या होती है, इनकी नगण्य होती है, और इनकी क्या होती है, नगण्य। तो कौन किसकी ज्यादा होती है सर्वाधिक अधिशोषण क्षमता, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनकी अधिशोषण क्षमता सर्वाधिक होती है। अब अपन बात करें फिल्टरन की। देखो इनका साधारण फिल्टर पेपर से फिल्टरन कर सकते हैं, या फिल्टरन को बोलते हैं अपन छानना भी तो बोल सकते हैं ना। फिल्टरन को क्या बोल सकते हैं अपन, छानना भी बोल सकते हैं। और इनका अल्ट्रा सूक्ष्म फिल्टर पेपर से भी नहीं किया जा सकता। और इनका क्या किया जा सकता है, अल्ट्रा सूक्ष्म फिल्टर पेपर होते हैं उनकी सहायता से इनका फिल्टरन किया जा सकता है। इनका साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टरन किया जा सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना, साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से इनका फिल्टरन किया जा सकता है, और इनका फिल्टरन साधारण फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। इनका किसकी सहायता से कर सकते हैं, अल्ट्रा सूक्ष्म फिल्टरन या फिल्टर, जो छानने वाले जो पत्र होते हैं या जो फिल्टर पेपर होते हैं उनकी सहायता से इनका फिल्टरन साधारण से कर सकते हैं, साधारण से नहीं कर सकते, इनका भी साधारण से नहीं कर सकते। इनका अल्ट्रा सूक्ष्म जो फिल्टर होते हैं उनकी सहायता से भी नहीं किया जा सकता है,
इनका अल्ट्रा सूक्ष्म फिल्टर पेपर होते हैं, उनकी सहायता से इनका किया जा सकता है। तो इनका नहीं किया जा सकता और इनका किया जा सकता है। हाँ, अब बात करूं मैं टिंडल प्रभाव। एक तो टिंडल प्रभाव है और एक है ब्राउनी गति। देखो कौन दर्शाते हैं, केवल कोलाइडी विलयन दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं, केवल कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ब्राउनी गति भी क्या होते हैं, ये दर्शाते हैं। ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, ब्राउनी गति भी नहीं दर्शाते। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, ब्राउनी गति भी नहीं दर्शाते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव और जो ब्राउनी गति है ये क्या होती है, इनके बारे में अपन इसी चैप्टर में आगे जो पढ़ेंगे कोलाइड वाला, उसमें अपन देखेंगे क्या होता है टिंडल प्रभाव और क्या होता है ब्राउनी गति। अपने को फिलहाल ये ध्यान रखना है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं और वो कौन सी गति दर्शाते हैं, वो ब्राउनी गति भी दर्शाते हैं। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं विसरण की। विसरण, इनका विसरण तीव्र गति से होता है। इनका विसरण होता है धीमी गति से और इनके में विसरण का गुण पाया जाता है नगण्य के बराबर कहूं या फिर मैं कहूं न के बराबर। विद्युत क्षेत्र की ओर गमन, और गमन। देखो यहां पर धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं और ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, देखो दिख नहीं रहा तो बोल भी रहा हूं। धनायन विद्युत क्षेत्र गमन में लिखा है धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं और ऋणायन कौन सी दिशा में, एनोड की ओर गमन करते हैं। यहां पर भी जो धनायन होते हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे और ऋणायन होंगे वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। यहां पर ये गुण विद्युत क्षेत्र संचलन या विद्युत क्षेत्र की ओर गमन यहां पर नहीं पाया जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की ओर गमन वाले में भी मैंने बता दिया है। इनमें वास्तविक विलयन में जो धनायन होते हैं वो कैथोड की कैटायन कैथोड की ओर और एनायन एनोड की ओर गति करेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। यहां पर मैंने कहा धनायन ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, ऋणायन धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। और यहां पर मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की ओर गमन यहां पर नगण्य पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर हुई ये बात। अब एक लास्ट में दृश्यता या प्रकटता। जो वास्तविक विलयन होता है उसके आर पार अपने को दिखाई देता है। इसका मतलब वे वस्तुएं जिनके आर पार अपने को दिखाई दे वो क्या कहलाती है, पारदर्शी। तो वास्तविक विलयन सारे के सारे क्या होते हैं, पारदर्शी। जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो थोड़े कम पारदर्शी होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। और जो निलंबक होते हैं वो कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन इन सभी के गुणधर्मों के बारे में बता दिया है। कोलाइड क्या है, पदार्थ नहीं होकर पदार्थ की अवस्था का नाम है जिसमें कणों का आकार 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -5 सेंटीमीटर होता है। अब मैंने प्रकृति, प्रावस्था, कणों का आकार, दृश्यता, गुरुत्वाकर्षण, अधिशोषण, फिल्टरन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विसरण, विद्युत क्षेत्र की ओर गमन सभी के बारे में आपको बता दिया है। यह टेबल इसी तरह से आपको अपनी नोट्स की कॉपी में बनानी है। क्लियर है ये बात सभी को। चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे कोलाइड की प्रावस्थाएं। अब अपन पढ़ेंगे कोलाइड की अवस्थाएं। देखो कोलाइड की प्रावस्थाएं बोलूं या फिर मैं बोलूं कोलाइड की अवस्थाएं। कोलाइड की दो अवस्थाएं अथवा प्रावस्थाएं होती है। कितनी होती है कोलाइड की अवस्थाएं या प्रावस्थाएं, कितनी होती है, दो।
कोलाइड की कितनी प्रावस्थाएं होती है? 2। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइड की 2 प्रावस्थाएं होती है, डिस्पर्सन फेज या डिस्पर्सन मीडियम। देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं, आंतरिक प्रावस्था कहते हैं। और इसको अपन कौन सी प्रावस्था कहते हैं? इसको कहते हैं अपन बाह्य प्रावस्था। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक प्रावस्था। और इसको क्या कहते हैं? बाह्य प्रावस्था। यह वह घटक जो अल्प मात्रा में होता है, क्या बनाएगा वो? आंतरिक प्रावस्था बोले या फिर मैं कहूं परिक्षिप्त प्रावस्था, उसी की बनती है। वह घटक जो अल्प मात्रा में होता है वो क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था वाला होता है। क्लियर है? और ये कौन बनाएगा? ये वह घटक जो अधिक मात्रा में, एक्सेस में, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो कौन सी प्रावस्था का निर्माण करता है? वो परिक्षेपण माध्यम का निर्माण करता है। यानी जिस घटक का अधिक होता है वो परिक्षेपण माध्यम बनाएगा, और जिसका कम होता है वो क्या बनाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था बनाता है। जैसे सिल्वर का जलीय कोलाइडी विलयन, सिल्वर का जलीय कोलाइडी विलयन। देखो, यहां पर एक तो है जल और एक है सिल्वर, तो क्लियर है? यहां पर ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम। क्या है? परिक्षेपण माध्यम। और ये क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था है। यह है परिक्षेपण। ये मैं बता चुका आपको। ये क्या है? अधिक मात्रा में या अधिक्य में है, और इसको ये क्या रहता है? आधिक्य में। क्या इसको अपन क्या कह देते हैं? बाह्य प्रावस्था भी अपन इसको कहते हैं। ये क्या रहता है? कम मात्रा में। और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। ये चीज भी आप सभी को अच्छे से क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन बात करेंगे, जैसे 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अपन क्या देखेंगे? कोलाइडी विलयन देखेंगे। देखो, परिक्षेपण माध्यम यदि जल होगा तो उस कोलाइडी विलयन को कहेंगे अपन हाइड्रोसोल। क्या कर रहा हूं मैं? परिक्षेपण माध्यम जल होने पर क्या कहेंगे कोलाइडी विलयन को? हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल। और परिक्षेपण माध्यम मान लो बेंजीन हो तो उसको क्या कहेंगे? बेंजोसोल। बेंजोसोल। परिक्षेपण माध्यम यदि वायु हो, परिक्षेपण माध्यम क्या हो? वायु, तो उसको क्या कहेंगे? एरोसोल। या उसको क्या कह सकते हैं अपन? एरोसोल भी बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन? बेंजोसोल भी, एरोसोल या वायुसोल भी अपन उसको बोल सकते हैं। परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? एल्कोसोल कहेंगे। तो ये परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयनों के कुछ क्या हैं? नाम हैं। तो
तो इसको वितरण माध्यम भी बोलते हैं, वैसे बता दिया मैंने आपको। प्रक्षेपण माध्यम जल होने पर कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा? हाइड्रोसोल। तो जो प्रक्षेपण माध्यम होता है उसी के नाम के आधार पर जो कोलाइडी सोल होता है या जो कोलाइडी विलयन होता है उसका नाम रख दिया जाता है। प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन होने पर बेंजोसोल, प्रक्षेपण माध्यम वायु होने पर एरोसोल, प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल होने पर उसको क्या कहेंगे? उस कोलाइडी विलयन को अपन क्या कहेंगे? एल्कोसोल कहेंगे। अब अपन आगे देखेंगे प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो ये टोटल विलयन अपन कितने प्रकार के देखेंगे? यहाँ पर 8 प्रकार के देखेंगे, उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो आज अपनी क्लास है जिसमें मैंने आपको कोलाइडी विलयन और जियोलाइट उत्प्रेरण या फिर मैं कहूँ वर्णात्मक उत्प्रेरण के बारे में बताया है। पहले जियोलाइट उत्प्रेरण या वर्णात्मक उत्प्रेरण के बारे में बताया, उसके बाद मैंने कोलाइड के बारे में। थॉमस ग्राहम ने पहले जानतो झिल्ली से विस्तृत होने नहीं विस्तृत होने के आधार पर 2 पदार्थों के नाम बताए, क्रिस्टलोइड, कोलोइड। ठीक है, लेकिन वो वर्गीकरण सही नहीं था। उसके बाद में कोलाइड की क्या दी गई? ये पदार्थ नहीं होकर पदार्थ की अवस्था का नाम है जहां पर कणों की रेंज ये होती है। कणों की रेंज के आधार पर ही विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक विलयन बताया, एक कोलाइडी विलयन बताया, एक निलंबन, और इन सभी के गुणधर्मों के बारे में अपन ने चर्चा करी। फिर अपन ने पढ़ी कोलाइड की प्रावस्थाएं। कोलाइड की प्रावस्थाएं कितनी होती है? 2। प्रक्षिप्त प्रावस्था, आंतरिक प्रावस्था, वह घटक जो अल्प मात्रा में होता है, या इसको वितरित प्रावस्था भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? वितरित प्रावस्था। दूसरा बताया प्रक्षेपण माध्यम, या इसको वितरण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण माध्यम। अब ये क्या है? बाह्य प्रावस्था, वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम। यहां पर मैंने एक क्लियरली बताया सिल्वर का जलीय कोलाइडी विलयन। यहां पर क्या है? एक जल है और एक क्या है? सिल्वर। ये क्या है? प्रक्षेपण माध्यम, क्योंकि अधिक है, अधिके में बाह्य प्रावस्था। यह वितरण माध्यम, यह प्रक्षेप प्रावस्था है, कम मात्रा में है, आंतरिक प्रावस्था या वितरित प्रावस्था भी इसको कहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम के नाम के आधार पर ही कोलाइडी विलयनों का नाम दिया जाता है। ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।